काम वाली रुआंसू होकर बोली, नहीं बाबूजी, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं हत्या नहीं कराऊंगी। चाहे वह बेटा हो या बेटी, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। कम्मो ने रसोई का काम निपटाया और राजेश के कमरे में आ गई। वे टेलीविजन पर खबरें देख रहे थे। वह बोली, मैं जा रही हूँ बाबूजी, 9 बजने वाले हैं। कम्मो ने कहा, ठीक है कम्मो, जरा देखभाल कर घर जाया करो रात को, आजकल ऐसा ही जमाना है। बाबूजी, मुझे अकेले कोई डर नहीं लगता, मैं ऐसे खूब लोगों को अच्छे से जानती हूँ। कम्मो ने राजेश की ओर देखते हुए कहा और कमरे से बाहर निकल गई। कुछ देर बाद राजेश उठे और दरवाजा बंद कर बिस्तर पर बैठ गए। राजेश की उम्र 62 साल हो चुकी थी। 2 साल पहले वे एक सरकारी नौकरी से रिटायर हुए थे। परिवार में पत्नी कमला और 2 बेटे विकेश और विजय थे। दोनों बेटों को पढ़ा लिखा कर इंजीनियर बनाया। दोनों बेटों की बेंगलुरु में नौकरी भी लग गई। दोनों की शादी भी कर दी। जब तक पत्नी कमला का साथ रहा, राजेश को कुछ भी कमी महसूस ना हुई। नौकरी के दौरान खूब पैसा कमाया, बड़ा 4 कमरों का मकान बना लिया। पिछले साल एक दिन कमला को हार्ट अटैक हुआ और अस्पताल में पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। कमला के मरने के बाद राजेश बिल्कुल अकेले हो गए। दिन तो किसी तरह कट जाता, पर रात काटनी बहुत मुश्किल हो जाती। विकेश और विजय ने बार बार फोन करके पापा को अपने पास बुला लिया। राजेश बाबू दोनों के घर एक एक महीना बिताकर वे फिर यहाँ अपने मकान में आ गए। सुबह का नाश्ता, सफाई, पोंछा व कपड़े की धुलाई का काम जमुना करती थी। दोपहर व शाम का खाना बनाती थी। एक दिन राजेश ने जमुना से कहा, जमुना, मैं चाहता हूँ कि तुम कोई ऐसी काम वाली ढूंढ दो जो सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक रहे, सुबह नाश्ते से रात के खाने तक के सारे काम कर सके। जमुना ने कहा, ठीक है बाबूजी, मैं तलाश करूंगी। एक दिन सुबह जमुना एक औरत को लेकर आई। जमुना ने कहा, बाबूजी, ये कम्मो है। जब मैंने इसको आपके यहाँ काम के बारे में बताया तो यह तैयार हो गई। यह सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक रहेगी। राजेश ने कम्मो की ओर देखा। सांवला रंग, मोटी मोटी आंखें, उम्र तकरीबन 30-32 साल, माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर। अगले दिन सुबह कम्मो आई तो राजेश अखबार पढ़ रहे थे। कम्मो ने नमस्ते बाबूजी कहा। आओ कम्मो, राजेश ने उसे देखते हुए कहा, बैठो। फिर राजेश ने पूछा, कम्मो, जरा अपने बारे में कुछ बताओ। कम्मो ने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया। बाबूजी, मेरा नाम कामनी है, पर सभी मुझे कम्मो बुलाते हैं। मैं बिहार में पटना के पास के ही गांव में रहने वाली हूँ। मैं 10वीं तक की पढ़ाई की है। मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, वे दोनों मजदूरी करते थे। एक दिन एक मकान का लेंटर टूट गया तो दोनों उसी में दबकर मर गए। मकान मालिक ने मेरे मामा को 3 लाख रुपए दे दिए। तब मेरी उम्र 5 साल थी। फिर मुझे मामा मामी ने पाला। 18 साल की उम्र में मामा ने मेरी शादी पासी के गांव में कर दी। शादी के 3 महीने बाद मेरे पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। कुछ समय बाद मेरी शादी देवर मोहन के साथ कर दी गई। वह शहर में सुबह रोज काम पर चला जाता और शाम को लौटता। मेरी सास नहीं थी। एक दिन मैं दोपहर में खाना बनाकर आराम कर रही थी तो अचानक ही ससुर ने मुझे पकड़ लिया। मैंने बहुत मना किया पर वह नहीं माने। मैंने इस बारे में पति मोहन को बता दिया। उन दोनों की लड़ाई हो गई। इस लड़ाई में ससुर के हाथ से मेरे पति मोहन की हत्या हो गई। ससुर को पुलिस पकड़ कर ले गई। मैं वहाँ उस घर में अकेली कैसे रहती, इसलिए मैं अपने मामा मामी के पास वापस लौट आई। कुछ महीनों बाद एक आदमी मामा के घर आया। वो आदमी मेरी तरफ ही देख रहा था। मामा ने मुझे बताया कि यह किशनलाल है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। ये सब्जी बेचने का काम करता है। इसकी घरवाली को पीलिया हो गया था। इलाज कराने पर भी वह बच नहीं सकी। मामा ने एक मंदिर में मेरी शादी किशनलाल से कर दी। मैं अपने पति के साथ यहाँ आ गई। मुझे बाद में पता चला कि मेरे मामा ने इस शादी के लिए 40,000 रुपये भी लिए थे। मेरी शादी करने के बाद मामा बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें रुपए भी मिल गए थे और साथ साथ मामा मामी की छाती पर बैठी मुसीबत भी टल गई थी। पहले तो मेरा पति कभी कभार शराब पी कर आता था, पर धीरे धीरे उसे रोज पीने की आदत पड़ गई। वह जुआ भी खेलने लगा था। पति ने रेहड़ी लगाना बंद कर दी। मंडी वालों का कर्ज सिर पर चढ़ गया था। घर में जो जमा पूंजी वगैरह थी, मंडी वालों को देकर पीछे छुड़ाया।
इसके बाद मैंने घरों में काम करना शुरू कर दिया। कम्मो ने अपने बारे में बताया। राजेश बाबू ने कहा, ठीक है कम्मो, अब तुम घर का काम संभालो। बाबूजी, मैंने इतनी देर तक अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर आपके सर में दर्द कर दिया ना। आप कहें तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक बढ़िया सी चाय बना दूं। कम्मो ने हंसते हुए कहा था। राजेश मना नहीं कर सके। कम्मो ने घर में काम करना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर रात के खाने तक सभी काम बहुत सलीके से करती थी। उसे राजेश के यहाँ काम करते हुए 2 महीने हो चुके थे। अक्सर फर्श की सफाई करते हुए जब कम्मो पोंछा लगाती तो राजेश की नज़र उसकी कमर पर पड़ती। राजेश कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते तो उनकी नज़र कमर पर टिक जाती। वे इधर उधर देखने की कोशिश करते, फिर भी उनकी नज़र कम्मो की कमर पर आकर ठहर जाती। वे अखबार की आड़ लेकर एकटक उसे देखते रहते। कम्मो भी यह सब जानती थी कि बाबूजी क्या देख रहे हैं। वो चुपचाप अपने काम में लगी रहती, मानो उसे कुछ पता ना हो। एक दिन कम्मो ने राजेश से कहा, बाबूजी, मेरे पति की तबीयत ठीक नहीं चल रही है, उसको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। राजेश बाबू ने पूछा, क्या हो गया तुम्हारे पति को? कम्मो बोली, उसे भूख नहीं लगती, कमजोरी भी आ गई है। मोहल्ले का डॉक्टर कह रहा था कि शराब पीने के चलते गुर्दे खराब हो रहे हैं। जब इतनी शराब पिएगा तो गुर्दे ही खराब होंगे। बाबूजी, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कितने पैसे चाहिए? कम्मो ने डरते हुए कहा, 5,000 रुपये दे दीजिए। डॉक्टर की फीस, टेस्ट, दवा वगैरह इतने तो लग जाएंगे। ठीक है, रात को जब घर जाएगी तो मुझसे लेती जाना। कम्मो ने चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं जो हम जैसे गरीबों की कभी कभी मदद कर देते हो। राजेश ने कम्मो की तरफ देखते हुए कहा, जब तुम यहाँ इतना अच्छा काम कर रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी मदद करूं। कुछ दिन बाद राजेश का एक पुराना दोस्त मदन लाल दिल्ली से आया। वो उनका पुराना साथी था। वह भी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ था। कम्मो चाय व नाश्ता लाकर टेबल पर लगा दिया और चली गई। चाय पीते पीते मदन लाल ने कहा, यार राजेश, यह नौकरानी तो बहुत सुंदर है, कहाँ से ढूंढ कर लाए हो? बस अपने आप मिल गई। तुम्हारी किस्मत तो बहुत ही तेज है डियर, जो तुम्हें ऐसी जबरदस्त नौकरानी मिल गई। एकदम हीरोइन लगती है। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसी मस्त नौकरानी से खूब मजे लेता। अरे भाई, हम दोनों के पास रुपए पैसे की कमी तो है नहीं। हमारी औलादें खूब मजे में हैं, वे बढ़िया नौकरी पर हैं। हम क्यों और किस लिए कंजूसी करें? हम दोनों को तो अपनी बाकी जिंदगी हंसी खुशी और मजे में गुजारनी चाहिए। राजेश ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर 1 घंटे बाद मदन लाल बोला, अच्छा राजेश डियर, मैं चलता हूँ। राजेश ने अपने दोस्त बने मदन लाल से पूछा, दिल्ली कब जाना है? मदन लाल ने जवाब दिया, शाम को ही लौट जाऊंगा। तभी कम्मो चाय के खाली बर्तन उठाने आई तो मदन लाल उसे देखता रहा। राजेश बोला, यार लगता है तुम मेरी नौकरानी को भगाकर ही रहोगे। मदन लाल ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी, क्योंकि तुम जैसे इंसान बहुत कम है जो किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठा पाते। या ये भी हो सकता है कि यह किसी दिन तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा ले। राजेश बाबू ने सोचते हुए कहा, वो कैसे? फिर मदन लाल ने यह कहकर विदा ली, मैं क्या बताऊं, ये तो समय ही बताएगा। रात का खाना खाकर राजेश आराम कुर्सी पर कर रहे थे। उनके दिमाग में मदन लाल की बातें घूमने लगी। उनकी आंखों के सामने कम्मो का हंसता मुस्कुराता चेहरा दिल और दिमाग में कम्मो ही घूमने लगी और उन्हें अजीब सी बेचैनी होने लगी। वे आराम कुर्सी पर सिर पकड़कर बैठ गए। कुछ देर बाद कम्मो ने कमरे में आकर कहा, क्या हुआ बाबूजी? लगता है आपकी तबीयत खराब है। राजेश ने झूठ बोल दिया कि मेरे सर में दर्द हो रहा है। कम्मो ने कहा, लाइए बाबूजी, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। आप बिस्तर पर लेट जाइए और साथ में माथे पर बाम भी लगा देती हूँ। राजेश जी बिस्तर पर लेट गए। कम्मो ने उनके माथे पर बाम लगाते हुए कहा, बाबूजी, यह सिर दर्द ज़्यादा सोचने से होता है, आप ज़्यादा ना सोचा कीजिए। भला आपको क्या कमी है? आपको किस बात की चिंता है? फिर इतना क्यों सोचते हैं आप? राजेश की एक हाथ की उंगलियां कम्मो की कमर पर चलने लगी। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? कम्मो ने राजेश की ओर देखते हुए कहा, कुछ नहीं कम्मो, आज मन बहुत बेचैन हो गया है। राजेश ने धड़कते दिल से कम्मो को अपनी ओर खींच लिया
कम्मो ने भी मना नहीं किया। कुछ देर बाद कम्मो ने कमरे से बाहर निकलते हुए कहा, अच्छा बाबूजी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, जाओ, राजेश ने कहा। और बिस्तर पर लेटे लेटे वे बहुत देर तक उन पलों के बारे में सोचते रहे जो अभी कम्मो के साथ बिताए थे। सुबह कम्मो आई तो एकदम नॉर्मल थी। रात की घटना की कोई नाराजगी उसके चेहरे पर ना थी। यह देख राजेश को तसल्ली हुई कि कम्मो नाराज नहीं है। फिर एक रात कम्मो ने घर जाने से पहले राजेश के पास आकर कहा, बाबूजी, आपसे एक बात कहनी थी। हाँ हाँ, कहो कम्मो, पहले ये बताइए आपकी तबीयत तो ठीक है? कहो तो आपका सर दबा दूं। कम्मो ने राजेश की ओर देखा। राजेश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। कुछ देर बाद कम्मो बिस्तर से उठकर जाने लगी तो राजेश ने पूछा, तुम कुछ कह रही थी ना कम्मो? हाँ बाबूजी, मेरे बेटे को फलों की रेहड़ी लगाना चाहता है। अगर आप कुछ मदद कर दें तो वह रेहड़ी लगा लेगा। राजेश बाबू ने पूछा, कितने रुपए में लग जाएगी रेहड़ी? कम्मो ने अंदाजा लगाते हुए कहा, तकरीबन 15,000 रुपये। राजेश ने कहा, ठीक है, कल ले जाना रुपए। बाबूजी, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कम्मो ने मुस्कुराते हुए कहा और चली गई। एक महीने बाद काम करते करते कम्मो को अचानक उल्टी हो गई। राजेश ने कम्मो को बुलाकर पूछा, क्या बात है कम्मो, तबीयत तो ठीक है ना? बाबूजी, लगता है मैं पेट से हो गई हूँ। मुझे महीना भी नहीं हुआ है। तुम डॉक्टर से चेकअप कराओ। शाम को नर्सिंग होम में चली जाना। नर्सिंग होम से सीधे अपने घर पहुँच जाना। मुझे फ़ोन पर बता देना, जैसा भी डॉक्टर बताता है। रात को कम्मो ने राजेश को सूचना दे दी कि वो पेट से हो गई है। अगले दिन जब सुबह कम्मो काम करने आई तो राजेश ने उसे अपने कमरे में बुलाया। कम्मो बोली, बाबूजी, आपने मेरे साथ संबंध बनाए तो उसी के चलते मैं पेट से हो गई हूँ। अब मेरे पेट में आपका बच्चा पल रहा है। कम्मो, ये तुम कैसे कह सकती हो कि ये मेरा बच्चा है? ये तुम्हारे पति का भी तो हो सकता है। कम्मो तपाक से बोली, बाबूजी, कमल का पापा तो 3 महीने से मेरे पास नहीं आया, वो बीमार रहता है। तो फिर कम्मो, मेरा कहा मानोगी? कहिए बाबूजी, तुम अपना बच्चा गिरवा लो। कम्मो रुआंसू होकर बोली, नहीं बाबूजी, मैं बच्चा नहीं गिराऊंगी, मैं हत्या नहीं कराऊंगी। चाहे वो बेटा हो या बेटी, मैं इसे पाल पोस कर बड़ा करूंगी। राजेश बाबू गिड़गिड़ाते हुए बोले, मेरा कहना मान लो कम्मो, तुम बच्चा गिरा दो। नहीं बाबूजी, आप मुझे ऐसी सलाह ना दें। इसके पैदा होने पर मैं सभी को बता दूंगी कि इसके पापा कौन हैं, क्योंकि इसकी शक्ल आपसे ही मिलेगी। राजेश बाबू ने कहा, अगर मुझसे शक्ल ना मिली? तो कम्मो ने राजेश की ओर मुस्कुराते हुए देखकर कहा, तो मैं इतनी बोली नहीं हूँ जो चुपचाप बैठ जाऊंगी। मैं सबसे पहले बच्चे का डीएनए टेस्ट कराऊंगी और सबसे कह दूंगी कि यह बच्चा आपकी जायदाद का वारिस है। यह सुनकर राजेश को पसीना आ गया। वे तो कम्मो को बहुत बोली समझ रहे थे, पर यह तो ज़रूरत से ज़्यादा समझदार और चालाक है। इसने तो उन्हें ही जाल में फंसा दिया। राजेश ने कहा, सुनो कम्मो, जो होना था हो गया। अब तुम बताओ कि इस मुसीबत से बचने के लिए मैं तुम्हें कितने पैसे दे दूं? बाबूजी, मुझे आप पर तरस आता है। आप बस 5 लाख रुपए दे दो, मैं बच्चा गिरवा दूंगी। 5 लाख रुपए? क्या कह रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? बाबूजी, मैं नहीं, उस रात तो आप पागल हो गए थे, जिसका नतीजा मेरे पेट में पड़ रहा है। मैं तुम्हें 5 लाख तो नहीं, 50,000 रुपये दे सकता हूँ। बाबूजी, आपकी इज्जत और आपके इस बच्चे की कीमत सिर्फ 50,000 ही है क्या? उसके बाद सौदेबाजी हुई और कम्मो 2 लाख रुपए लेने पर मान गई। राजेश ने दोपहर को बैंक से 2 लाख रुपए निकालकर कम्मो को दिए। कम्मो ने खुश होते हुए कहा, बाबूजी, मैं कल ही सफाई करा लूँगी। इसके बाद 5-7 दिन मुझे आराम भी करना पड़ेगा। मैं किसी दूसरी काम वाली को भेज दूंगी ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। राजेश ने कुड़ते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम अपने घर पर आराम कर लेना, तुम किसी को ना भेजना। मैं कुछ दिन के लिए बेंगलोर चला जाऊंगा अपने बेटे के पास। कम्मो चुपचाप काम में लग गई। राजेश ठगे से कुर्सी पर बैठ गए। उनको अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अपनी इज्जत बचाने के लिए वो 2 लाख रुपए देने पड़े। कम्मो ने उस रात की भरपूर कीमत वसूली थी। कुछ दिनों तक बेटे के पास बंगलुरु में रहने के बाद फिर वापस यहीं लौटना है। यहाँ लौटकर फिर अकेलापन घेर लेगा। अब तो इस अकेलेपन को दूर करने का कुछ ना कुछ उपाय करना ही होगा। अगले दिन से ही राजेश ने अखबार व इंटरनेट पर ऐसे वैवाहिक विज्ञापन देखने शुरू कर दिए
जिनमें विधवा, छोड़ी गई व तलाकशुदा औरतों को जीवन साथी की तलाश थी, क्योंकि उनको लग रहा था बाकी की ज़िंदगी अकेले और बिना जीवन साथी के काटना बहुत मुश्किल है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? पसंद आई तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।